सपनों का दलदल और इच्छाओं का माया जाल। बूढ़े पेड़ के बताए रास्ते पर चलते हुए आर्यन और पिको एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ की हवा बहुत भारी और मीठी सुगंध वाली थी। यहाँ का दृश्य पिछले मैदान से बिल्कुल अलग था। चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की एक चादर बिछी थी और बीच बीच में छोटे छोटे तालाब थे जिनका पानी चांदी की तरह चमक रहा था। पिको, देखो, यह जगह कितनी सुंदर है, आर्यन ने राहत की सांस लेते हुए कहा। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी थकान मिट गई हो। पिको, जो आमतौर पर बहुत बातूनी था, अचानक शांत हो गया। उसने अपनी नाक सिकोड़ी और घबराते हुए बोला, आर्यन, अपनी नाक ढक लो। यह सपनों का दलदल है। यहाँ की सुंदरता एक झर है। जो सुगंध तुम सूंघ रहे हो वह तुम्हें गहरी नींद में सुलाने के लिए है। अगर तुम एक बार यहाँ सो गए तो तिमिराक्ष की माया तुम्हें कभी उठने नहीं देगी। आर्यन ने तुरंत अपने कुर्ते के टुकड़े से अपनी नाक ढक ली, लेकिन सुगंध इतनी प्रबल थी कि उसके दिमाग में धुंध छाने लगी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जमीन नरम होने लगी। जिसे आर्यन घास समझ रहा था वह दरअसल एक गहरा मखमली दलदल था। अचानक तालाब के चमकदार पानी में एक आकृति उभरी। आर्यन ठिठक गया। उसे पानी के भीतर अपना गांव दिखाई दे रहा था। उसे अपना घर, अपनी माँ की रसोई से आती महक और दादाजी को बरामदे में बैठकर किताब पढ़ते हुए देखा। आर्यन, बेटा, अंदर आओ। देखो, मैंने तुम्हारी पसंद का हलवा बनाया है। एक जानी पहचानी और प्यारी आवाज गूंजी। आर्यन के कदम रुक गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, क्या आप सच में वहाँ हो? वह सम्मोहित होकर उस पानी की ओर बढ़ने लगा। उसे भूल गया कि वह एक खतरनाक मिशन पर है। उसे बस उस ममता में आवाज की ओर जाना था। आर्यन, मत जाओ, वह भ्रम है। पिको जोर से चिल्लाया और आर्यन का हाथ पकड़कर खींचने लगा। लेकिन आर्यन में इस समय गजब की ताकत थी। उसने पिको को झटक दिया। जैसे ही आर्यन का पैर तालाब के किनारे पहुंचा, जमीन अचानक गायब हो गई। वह मखमली घास एक चिपचिपे काले कीचड़ में बदल गई जिसने आर्यन के घुटनों को पकड़ लिया। पानी में दिखने वाली उसकी माँ की तस्वीर अचानक बदल गई। वह एक डरावनी, बिना चेहरे वाली छाया में बदल गई जो जोर जोर से हंसने लगी। फंस गया। एक और मासूम रूह फंस गई, छाया चिल्लाई। कीचड़ आर्यन को नीचे खींच रहा था। जितना वह छटपटाता उतना ही अंदर धंसता जाता। पिको ने पास के एक जादुई पेड़ की टहनी आर्यन की ओर फेंकी। आर्यन, अपनी तलवार का इस्तेमाल करो। अपनी यादों का नहीं, अपने उद्देश्य का ध्यान करो। आर्यन का आधा शरीर दलदल में समा चुका था। उसकी मनोबल की तलवार की चमक फीकी पड़कर राख जैसी काली होती जा रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी हिम्मत खत्म हो रही है। लेकिन तभी उसके सीने पर लटका पेंडेंट जोर से गर्म हुआ। उसे अपने दादाजी के शब्द याद आए, मायालोक में तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन तुम्हारी अपनी इच्छाएं होंगी। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने गांव के सुख और माँ के हलवे के विचार को जबरदस्ती अपने दिमाग से निकाला। उसने सोचा उस अंधेरे के बारे में जो पूरी दुनिया को निगल रहा था। उसने सोचा उन मासूम बच्चों के बारे में जिनका समय रुक चुका था। यह मेरा घर नहीं है, मेरा घर वह है जिसकी रक्षा मुझे करनी है। आर्यन दहाड़ा। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी तलवार से नीली नहीं बल्कि एक तेज सुनहरी ज्वाला निकली। उस ज्वाला की गर्मी से दलदल का कीचड़ सूखकर पत्थर बन गया। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और दलदल से बाहर निकल आया। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। दलदल से हजारों छोटी छोटी उड़ने वाली परछाइयां निकली। ये दुस्वप्न, नाइटमेयर्स थे। छोटे छोटे जीव जिनकी लंबी उंगलियां और नुकीले दांत थे। वे आर्यन और पिको पर टूट पड़े। आर्यन ने अपनी तलवार घुमानी शुरू की। हर प्रहार के साथ एक एक परछाई जलकर गायब हो जाती। पिको ने भी साहस दिखाया और अपनी जेब से कुछ जादुई कंकड़ निकाले। जैसे ही वह कंकड़ फेंकता, वे छोटे धमाकों के साथ फूटते और परछाइयों को पीछे ढकेल देते। हमें उस पहाड़ी तक पहुंचना होगा। पिको ने एक ऊंची चोटी की ओर इशारा किया जहां से दलदल खत्म होता था। दौड़ते समय आर्यन का सामना एक बड़े छाया भेड़िए से हुआ। वह भेड़िया हवा से बना था और उसकी आंखें बिजली की तरह कड़क रही थीं। उसने आर्यन पर हमला किया और उसके कंधे पर एक गहरा घाव कर दिया। आर्यन दर्द से चीख उठा, लेकिन उसने अपनी तलवार को गिरने नहीं दिया। उसने भेड़िए की आंखों में सीधे देखते हुए अपनी तलवार उसके सीने के पार कर दी। भेड़िया एक काली राख में बदल गया। अंततः
वे दलदल की सीमा से बाहर निकलकर पथरीली जमीन पर पहुंच गए। वहां की हवा ठंडी और साफ थी, सुगंध गायब हो चुकी थी। महाघड़ी का युद्ध और पिको का बलिदान। सिंहासन कक्ष में अब प्रलय जैसी स्थिति थी। तिमिराक्ष के सीने में बना वह काला छेद, ब्लैक होल, कमरे की हर चीज को अपनी ओर खींच रहा था। टूटे हुए पत्थर, लोहे के गियर, यहाँ तक कि रोशनी भी उस अंधेरे में समाती जा रही थी। महाघड़ी का बड़ा कांटा 12 बजने में केवल कुछ ही सेकंड दूर था। आर्यन, मैं मुख्य गियर को नहीं रोक पा रहा हूँ, यह बहुत गर्म है, पिको चिल्लाया। वह घड़ी के पीछे के विशाल पहियों को जाम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तिमिराक्ष की काली जादुई ऊर्जा उन पहियों को जबरदस्ती घुमा रही थी। आर्यन ने अपने पैर जमीन पर जमाए। हवा का दबाव उसे पीछे धकेल रहा था। उसने देखा कि तिमिराक्ष अपनी सारी शक्ति उस घड़ी में झोंक रहा है, ताकि बाहरी दुनिया का समय हमेशा के लिए सोख ले। तिमिराक्ष, रुक जाओ। आर्यन ने अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा। कभी नहीं। तिमिराक्ष की आवाज बिजली की कड़क जैसी थी। एक बार यह कांटा 12 पर पहुंच गया तो तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी यादें और तुम्हारी दुनिया सब मेरी मुट्ठी में होंगे। तभी पिको ने आर्यन की ओर देखा। उसकी नीली आंखों में एक अजीब सा सुकून था। आर्यन, दादाजी ने कहा था कि समय को बचाने के लिए कभी कभी समय से बाहर निकलना पड़ता है। मुझे पता है कि क्या करना है। पिको, नहीं, वापस आओ। आर्यन को आभास हो गया कि पिको क्या करने वाला है। पिको ने अपनी जादुई थैली को पूरी तरह खोल दिया और अपनी सारी जादुई ऊर्जा को अपने नन्हे शरीर में समेट लिया। वह एक नीली रोशनी के गोले में बदल गया और सीधे घड़ी के उस जलते हुए मुख्य गियर के बीच में कूद गया। नहीं, आर्यन का गला चीखते हुए रुंध गया। जैसे ही पिको गियर के बीच फंसा, एक जोरदार धातु के टूटने की आवाज आई। कड़क कर घड़ी का घूमना अचानक धीमा हो गया। पिको की जादुई ऊर्जा ने उन लोहे के पहियों को जमने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। पिको उस भारी मशीनरी के नीचे दब गया था। तिमिराक्ष पागलों की तरह चीखा, मेरा समय, मेरी शक्ति। उस तुच्छ जीव ने सब बिगाड़ दिया। घड़ी के रुकते ही तिमिराक्ष का सुरक्षा कवच कमजोर पड़ गया। आर्यन के भीतर दुख और क्रोध की एक ऐसी लहर उठी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसकी तलवार अब नीली या सुनहरी नहीं, बल्कि सफेद धधकती ज्वाला में बदल गई। यह पिको के लिए है। आर्यन ने एक लंबी छलांग लगाई। वह हवा में तैरते हुए सीधे तिमिराक्ष की ओर बढ़ा। तिमिराक्ष ने उसे रोकने के लिए अपने काले हाथों को फैलाया, लेकिन आर्यन की तलवार ने उन छायाओं को ऐसे काट दिया जैसे वे केवल धुआं हों। आर्यन ने अपनी तलवार को सीधे तिमिराक्ष के सीने के उस काले छेद के बीचों बीच उतार दिया।